अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बात है 1999 की, जब एक 21 साल मुसलमान लड़की मरवा सफ़ा काकची इलेक्शन जीत कर तुर्क पार्लियामेंट में दाखिल हुई। वो हल्फ लेने के लिए उठी तो उसे किसी ने हल्फ नहीं लेने दिया क्योंकि उसने सर पर स्कार्फ ओढ़ रखा था। तुर्की में 1980 से स्कार्फ पहनने पर पाबंदी थी, इसलिए कानून बनाने वालों ने इस नौजवान लड़की को ज़बरदस्ती हिजाब उतारने के लिए कहा। मरवा सफ़ा ने इनकार कर दिया। जवाब में पार्लियामेंट ने इसे हल्फ ही नहीं लेने दिया और पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। फिर इसी पर बस नहीं की बल्कि नौजवान मरवा की तुर्किश नेशनैलिटी भी मनसूख कर दी गई, उसका शनाख्ती कार्ड ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वक्त का फेर देखिए कि सिर्फ 16 साल बाद सन 2015 में इसी खातून की बहन रज़वा काकची जीत कर आईं और इस बार उन्हें तालियों की गूंज में वेलकम कहा गया। उन्होंने हल्फ भी लिया और पार्लियामेंट की रुकन भी रहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस दूसरी दफ़ा में मरवा सफ़ा की बहन ने भी वही 16 साल पुराना स्कार्फ ओढ़ रखा था ताकि तारीख़ रकम कर सकें। ये वाक़या और ये दिन तुर्की में इस्लाम पसंदों की फतह का बहुत बड़ा दिन था। दोस्तों, इस सब के पीछे तुर्की की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी थी, जिसे लोकली AK पार्टी भी कहते हैं और जिसके लीडर हैं तैयब अर्दोआन। इस सारे इनकलाब के पीछे कहानी कुछ यूँ थी कि तुर्की में 1980 से मुस्लिम तंजीमों और शार पर कई तरह की पाबंदियाँ आयद थीं। इन पाबंदियों में ख़वातीन का सर पर स्कार्फ लेना भी बैन था। लेकिन जब तैयब अर्दोआन की AK पार्टी 2002 में जीत कर इक़्तिदार में आई तो उन्होंने वादा किया कि वो ऐसी तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करेंगे। वो अपने वादे में 2013 में कामयाब हुए, जब तैयब अर्दोआन ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत सी रिफॉर्म्स की। उन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में, सरकारी दफातर में और यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन को इजाज़त दी कि वो चाहे तो स्कार्फ ओढ़ें चाहे तो ना ओढ़ें। लेकिन ख़वातीन जजेस, पुलिस वुमन और मिलिट्री सर्विस में ख़वातीन पर स्कार्फ की पाबंदी इसी तरह बरकरार रही। अलबत्ता बाद में इसे भी नरम कर दिया गया। यही वजह है कि तुर्की में इस्लाम को बतौर निज़ाम पसंद करने वालों की पहली चॉइस तैयब अर्दोआन है। दोस्तों, 2023 का सदारती इलेक्शन तैयब अर्दोआन की ज़िंदगी का 11वां इलेक्शन है जो वो जीती हैं। इनके लिए खुशकिस्मती की बात देखें कि जब 28 मई के इलेक्शन का मुकम्मल रिज़ल्ट आया तो इनकी हामियों और तुर्क कौम के लिए दो चीज़ों के जश्न का वक्त था। तब तक 29 मई शुरू हो चुका था। एक जश्न तो ज़ाहिर है तैयब अर्दोआन की फ़तह का जश्न था, लेकिन दूसरी खुशी सल्तनत उस्मानिया के इस्तांबुल फ़तह करने की 517वीं सालगिरह की थी। आप जानते होंगे कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने ईस्टर्न रोमन एम्पायर की आखिरी निशानी कुस्तुनतुनिया को 1453 में फ़तह किया था। हालांकि ये शहर इतना मजबूत था कि इससे पहले 28 मरतबा मुख्तलिफ मुसलमान हुक्मरानों ने इसका मुहासरा किया था, लेकिन इसे फ़तह नहीं कर सके। यही वजह है कि तैयब अर्दोआन की जीत को सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की जीत की सालगिरह के साथ मिलाकर उनके चाहने वालों ने दोहरी खुशी इंजॉय की, जो कि ज़ाहिर है उनका कौमी गरूर भी है। अब अगर हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती तो तैयब अर्दोआन अगले 5 साल भी तुर्की के स्याह सफ़ेद के मालिक रहेंगे, यानी 2028 तक अदालतों में जजेस वो लगाएंगे। पार्लियामेंट जो भी कानून पास करेगी वो इसे मंजूर या नामंजूर भी कर सकेंगे, खुद से फरमान जारी करके कानून भी बना सकेंगे। ये इन इख्तियारात में से चंद एक हैं जो उन्होंने 2016 की नाकाम फौजी बगावत के बाद आइन में तरामीम करके हासिल किए हैं। तैयब अर्दोआन की अपोजिशन पार्टीज यही इख्तियार ख़त्म करने और तुर्क सेकुलर इमेज बेहतर करने के लिए ही इकट्ठे हुए थे, लेकिन उन्हें 30 साल से जारी सियासी लड़ाई में इस अहम तरीन मकाम पर शिकस्त हो गई। तैयब अर्दोआन अब 8.5 करोड़ लोगों के ऐसे लीडर हैं जिन्हें मगरबी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं करती। ख़ास तौर पर जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तब से मगरबी ताकतें बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तैयब अर्दोआन जीत कर अगले 5 साल भी एक ताकतवर सदर बनी। दरअसल यूरोप के तुर्की और तैयब अर्दोआन के साथ 3 बड़े इशूज़ हैं। एक तो ये कि तुर्की से बड़े पैमाने पर कश्तियों पर बैठकर लाखों लोग यूरोप में दाखिल हो जाते हैं। सन 2015 में जब शाम में सिविल वार चल रही थी तो इराक और शाम के बड़े हिस्से पर दाइश ने खिलाफत कायम कर ली थी। दूसरी तरफ यमन में भी खाना जंगी चल रही थी। तो दोस्तों, उस वक्त 10 लाख से ज़्यादा पनाह गुज़ीन यूरोप में दाखिल हो गए थे। वो सब सियासी पनाह तलब कर रहे थे। इन महाजरीन का बड़ा हिस्सा तुर्की के रास्ते ही यूरोप में दाखिल हुआ था, यानी यूरोप को जो इतना मसला पेश आया इसका रूट तुर्की से जाता था। आप अगर नक्शे में देखें तो तुर्की एशिया और यूरोप के दरमियान एक पुल की तरह है। पूरे मिडल ईस्ट या कहीं से भी अगर कोई तुर्की पहुंच जाता है तो इसके पास एक खुफिया रास्ता है, क्योंकि तुर्की के साथ लगने वाला समंदर यूरोप और एशिया के दरमियान हद फासिल है। इसमें जा बजा छोटे बड़े जजीरे हैं।
इतने जजीरे हैं कि उन्हें गिनना और हर मुल्क की मलकियत बताना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी इन जजीरों की तादाद और रास्ते की भूल भुलैयाँ समझने के लिए आपको बताते चलें कि इस छोटे से समंदर में सिर्फ वो जजीरे जो यूनान की मलकियत हैं, इनकी तादाद 6000 से ऊपर है। यही वजह है कि तुर्की से स्मगलर्स अपनी छोटी छोटी कश्तियों में बहुत से लोगों को बिठाकर गार्ड्स को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और यूरोप के अंदर लातादाद महाजरीन को पहुंचा देती हैं। इस गैर कानूनी कोशिश में हज़ारों लोग हर साल मारे भी जाते हैं। तो दोस्तों, इन महाजरीन को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन को तुर्की की बहुत मदद दरकार होती है। इस वक्त 40 लाख से ज़्यादा पनाहगुज़ीन तुर्की के अंदर मौजूद हैं। अगर तुर्क सदर मदद ना करें तो इनमें से न जाने कितने यूनान की साइलों को क्रॉस करके यूरोप में पहुंच जाएंगे। इसीलिए तुर्की से यूरोप का मुसलसल मुतालबा है कि वो उन्हें वापस उनके मुल्कों में भेजे या फिर उन लोगों को आने दे जिनके कागजात और वीज़ा कानून के मुताबिक मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके लिए 2016 में एक मुआहदा भी हो चुका है जिसे यूरो टर्की रेफ्यूजी डील कहते हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुर्की गैर कानूनी तौर पर समंदरी या ज़मीनी बार्डर क्रॉस करने वाले महाजरीन को रोकेगा। बदले में तुर्की को 6 बिलियन यूरो मिलेंगे ताकि तुर्की के अंदर बेतहाशा महाजरीन के आ जाने की वजह से जो इंसानी मसाइल पैदा हुए हैं उन्हें हल किया जा सके। इसके अलावा तुर्क शहरियों को यूरोप में वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देना भी मुआहदे का हिस्सा था। इस मुआहदे के बाद महाजरीन की यूरोप में एंट्री काफ़ी हद तक कम हो गई। तो दोस्तों, यूरोप का ये पहला मसला है जिस पर वो तैयब अर्दवान के मोहताज हैं। यूरोप का ख्याल है कि तैयब अर्दवान महाजरीन के यूरोप में दाखिले को बतौर बारगेन इस्तेमाल कर सकती हैं। जब भी उन्हें यूरोप से कोई बात मनवाना होती है तो वो महाजरीन का समंदर के ज़रिए यूनानी जज़ायर पर पहुंचना आसान कर देती हैं, जिससे यूरोप की मुश्किलात में इजाफा होता है। और जब इनकी बात मान ली जाती है तो वो महाजरीन को सख्ती से रोकना शुरू कर देती हैं। यूरोप का तैयब अर्दवान के साथ दूसरा मसला व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती है। ये मसला यूक्रेन जंग के बाद ज़्यादा हो गया। तैयब अर्दवान एक साथ कामयाबी से दोनों मुल्कों से डील कर रही हैं। वो यूक्रेन को इमदाद भी देते हैं और रूस से दिफाई ताल्लुकात भी रखे हुए हैं। जब रूस ने यूक्रेन के हमसाया इलाकों पर अपनी मिलिशियाज के ज़रिए कब्जा किया तो तमाम नेटो मेंबर्स के साथ साथ तुर्की ने भी इसकी मजम्मत की। फिर सब नेटो ममालिक और अमेरिका ने रूस पर इस जारहियत के जवाब में पाबंदियों का ऐलान किया, लेकिन यहाँ तुर्की ने मुखालफत की। तैयब अर्दवान ने कहा कि मैं रूस से गैस लेता हूँ, इससे मेरे मुल्क के गरीब लोगों की सर्दियाँ गुजरती हैं और इंडस्ट्री भी चलती है, मैं पाबंदियाँ नहीं लगाऊंगा। बल्कि दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि पाबंदियों के बाद तो तैयब अर्दवान ने रूस से तिजारत और तेज़ कर दी। इतनी तेज़ कि रूस और तुर्की में जंग से पहले 34.73 बिलियन की ट्रेड होती थी, जबकि जंग के बाद ये ट्रेड 68.19 तकरीबन डबल हो गई। इसमें भी तुर्की ने इम्पोर्ट ज़्यादा की क्योंकि रूस से प्रोडक्ट्स अब सस्ती मिल रही थी। यानी ये सीधा साधा तुर्की ही का फ़ायदा था। अगले चंद महीनों में जब फिर अमेरिका ने वार्निंग जारी की कि वो रूस से बिज़नेस करने वाली तुर्क कंपनियों पर भी पाबंदी लगा सकता है, तो इस पर भी तुर्की ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। दोस्तों, तीसरी वजह जो बहुत अहम है वो ये कि नेटो में तुर्की एक ताकत है। तुर्की 1952 से नेटो का मेंबर है और नेटो के नए मेंबर्स के लिए तुर्की का हाँ में वोट लाजमी है। इस कोशिश को भी तैयब अर्दवान ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी से इस्तेमाल किया। वो ऐसे कि जब नेटो ने बजाय रशिया को सबक सिखाने के लिए उसके दो हमसायों फिनलैंड और स्वीडन को नेटो मेंबर बनाने की कोशिश की तो तैयब अर्दवान ने 50-50 फैसला किया। उन्होंने रूस के बड़े हमसाए फिनलैंड के लिए वोट कर दिया, लेकिन स्वीडन के लिए, जिसका समंदरी रास्ता रूस के लिए बहुत अहम था, इसे वीटो यानी इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब ये पेश किया कि स्वीडन ने कुछ ऐसे दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है जो तुर्की को मतलूब हैं। इनका इशारा कुर्दबागियों के कुछ लीडर्स की तरफ था, लेकिन ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बहाना था, क्योंकि इस तरह फिनलैंड पर भी एग्जैक्टली यही एतराज़ हो सकता था कि उसने कुर्दबागियों को, जिन्हें तुर्की दहशतगर्द कहता है, उन्हें पनाह दे रखी है, क्योंकि इससे पहले तुर्की दोनों मुल्कों फिनलैंड और स्वीडन दोनों से मुतालबा करता आया है कि वो तुर्की को मतलूब दहशतगर्द ट्रांसफ़र करें। दोस्तों, यहाँ से आप तैयब अर्दवान की जहानत समझ सकते हैं कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को भी साथ रखा और रूस को भी नाराज़ नहीं होने दिया। एक जगह उन्होंने रूस की बात मान ली और एक जगह अमेरिका की। इस पर तैयब अर्दवान को दाद बहरल देनी पड़ेगी। इसका नतीजा आप अब ये देखें कि तुर्की रूस के दुश्मन यूक्रेन को इमदाद भी दे रहा है, फिनलैंड को रूसी मर्जी के खिलाफ नेटो का मेंबर भी बनवा रहा है, लेकिन फिर भी रूसी सदर ही वो पहले बड़े आलमी रहनुमा हैं जिन्होंने तैयब अर्दवान को सदर बनने पर मुबारकबाद दी, और दी भी उस वक्त जब अभी इंतखाबी नताज मुकम्मल भी नहीं हुए थे।
यानी ऑफिशियली अभी रिज़ल्ट अनाउंस ही नहीं हुए थे। तो दोस्तों ये थी वो 3 बड़ी वजह जिनसे मगरबी ताकतें तैयब अर्दवान की मोहताज हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।